यहाँ गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले फ्लाई पास में भारतीय नौसेना का एक खास विमान आसमान में अपना कमाल दिखाएगा। जानकारी के मुताबिक नौसेना का टोही विमान IL-38SD गणतंत्र दिवस पर होने वाले फ्लाई पास में शामिल होगा। ये पहला और आखिरी मौका है जब नौसेना का इल्यूजन 38SD विमान गणतंत्र दिवस के फ्लाई पास में हिस्सा लेगा। IL-38SD विमान को 17 जनवरी 2022 को नेवी से रिटायर कर दिया गया था। आपको बता दें कि ये टोही विमान 1977 में पहली बार भारतीय नौसेना में कमीशन हुआ था। 2 चरणों में कुल 5 IL-38SD टोही विमानों को नौसेना में शामिल किया गया था। ये विमान समुद्र में दुश्मन के जहाज पनडुब्बी का पता लगाने और उन्हें तबाह करने की क्षमता से लैस थे। 1978 में इस टोही विमान ने ही उड़ान भरने के बाद लापता हुए एयर इंडिया के जंबो जेट का पता लगाया था। हालांकि 2002 में 2 इल्यूजन 38SD टोही विमान आसमान में आपस में टकरा गए थे। उस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई थी। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाले फ्लाई पास में कुल 50 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे, जिनमें एयर फोर्स के 45 और नेवी का 1 विमान शामिल है, जबकि आर्मी के 4 हेलीकॉप्टर भी फ्लाई पास में नजर आएंगे। तिब्बत में एवलांच की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत के डोकसोंगला इलाके में आए एवलांच में 8 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक चीन सरकार ने घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम भेजी है और रेस्क्यू का काम जारी है। रूस की पुतिन सरकार जल्द ही देश छोड़कर जाने वाले अपने नागरिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। नए कानून के तहत विदेश से वापस नहीं लौटने पर रूसी नागरिकों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यूक्रेन से जारी तनाव के बीच रूसी सेना लगातार बेलारूस के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें दोनों देशों की वायुसेना युद्धाभ्यास कर रही है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में एक की मौत हो गई, वहीं कई घायल हो गए। प्रदर्शनकारी कई महीनों से राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। एक बार तैयार होने के बाद इस पिज्जा के 68,000 टुकड़े किए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान यादगीर के कोड़िकल में उन्होंने सिंचाई, पीने के पानी और दूसरी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिससे कर्नाटक के लाखों लोगों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने रायनपुर लेफ्ट बैंक नहर विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर जनसभा में आए लोगों का पीएम मोदी ने कन्नड़ भाषा में अभिवादन किया। कर्नाटकದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में दशकों तक करोड़ों छोटे किसान भी हर सुख सुविधा से वंचित रहे। सरकारी नीतियों में उनका ध्यान तक नहीं रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के बारे में कभी नहीं सोचा। पक्का वोट कैसे बन जाए, हर योजना हर कार्यक्रम को इसी दायरे में बांध करके रखा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार वोट बैंक की राजनीति पर नहीं बल्कि विकास के मंत्र पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि सूरत चेन्नई आर्थिक कॉरिडोर का जो हिस्सा कर्नाटक में पड़ता है, उसका भी आज काम शुरू हो गया। और कर्नाटक के यादगीर के बाद पीएम मोदी कलबुर्गी पहुंचे। यहां के मलखेड़ में उन्होंने बंजारा परिवारों को जमीन के टाइटल डीड वितरित किए और एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास किया। लेकिन कलबुर्गी की जनता तब हैरान रह गई जब पीएम मोदी ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। पीएम मोदी काफी देर तक ढोल बजाते रहे और जनता तालियों से उनका उत्साह बढ़ाती दिखी। कलबुर्गी में जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने सुशासन और सद्भाव का रास्ता चुना है, जबकि एक पार्टी जिसने इस राज्य पर सबसे अधिक समय तक शासन किया, उसने केवल वोट बैंक बनाने पर ध्यान दिया। सबसे अधिक जिस दल का शासन यहां रहा, उसने सिर्फ वोट बैंक बनाने पर ही ध्यान दिया। इन उपेक्षित परिवारों का जीवन बनाने की उन्होंने कभी नहीं सोची। पीएम मोदी ने कर्नाटक में कुल 10,800 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया।
मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी दूसरी बार कर्नाटक पहुंचे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक से सीधे मुंबई पहुंचे। यहां उन्होंने 38,800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुंबई मेट्रो की 2 नई लाइन का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मुंबई मेट्रो की लाइन 2A और लाइन 7 का उद्घाटन किया। पीएम ने मुंबई मेट्रो में भी सफर किया। इस दौरान वो मुंबई मेट्रो के वर्कर्स से भी मिले। पीएम मोदी के साथ मेट्रो में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी यात्रा की। मुंबई मेट्रो में यात्रा को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया। मुंबई मेट्रो की 2 अहम लाइनों का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी वर्कर्स के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। न सिर्फ उन्होंने मेट्रो का सफर किया, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री ने इस सफर को आसान बनाने के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी आज लॉन्च किया। वहीं मुंबई गोवा हाईवे पर हुए एक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार में सवार 9 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 4 साल का एक बच्चा घायल हो गया है। महाराष्ट्र के धुले जिले में करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। बिजली के खंभे में अचानक करंट उतरने से 10 साल का बच्चा खंभे से चिपक गया, जिससे उसकी मौत हो गई। एमपी के खंडवा में 2 पैसेंजर बसों की आमने सामने की टक्कर हुई। इस हादसे में 3 स्कूली बच्चों समेत 36 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सबको अस्पताल पहुंचाया। यूपी के बांदा में एक दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध देखा गया। गिद्ध की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी, लेकिन घंटों बाद भी वन विभाग की टीम नहीं पहुंची। इस गिद्ध का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर सारी दुनिया को चौंका दिया है। न्यूजीलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री ने 42 साल की उम्र में इस बड़ी जिम्मेदारी से रिटायरमेंट ले लिया, जिसका ऐलान उन्होंने नेपियर शहर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया। अपनी रिटायरमेंट की घोषणा करते वक्त जेसिंडा भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि इस बार गर्मियों में वो एक नए सत्र की तैयारी की उम्मीद कर रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। ये बोलते हुए उनका गला रुंध गया। And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election and that my term as Prime Minister will conclude no later than the 7th of February. जेसिंडा आर्डन 42 साल की हैं। आमतौर पर बहुत कम ही लोग इस उम्र में इतने बड़े पद और इतनी बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंच पाते हैं। ऐसे में इतनी कम उम्र में राजनीति को अलविदा कहने के जेसिंडा के फैसले से सब हैरान हैं, लेकिन उन्होंने इसे अपना व्यक्तिगत फैसला बताया। This has been the most fulfilling 5.5 years of my life, but it has also had its challenges. I know what this job takes, and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. It's that simple. जेसिंडा आर्डन ने कहा कि लाजमी है कि उनके इस फैसले के बाद कयासों का बाजार गर्मा जाएगा, लेकिन इस इस्तीफे के पीछे कोई सीक्रेट नहीं है। The only interesting angle that you will find is that after going on 6 years of some big challenges, I am human. Politicians are human. We give all that we can for as long as we can, and then it's time. And for me, it's time. जेसिंडा आर्डन का इस्तीफा लागू होने से पहले 22 जनवरी को ही लेबर पार्टी अपना नया प्रमुख चुनेगी। न्यूजीलैंड में इसी साल अक्टूबर में चुनाव होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही जेसिंडा आर्डन ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। 5.5 साल पहले जब वो न्यूजीलैंड की पीएम बनी, तभी से अपने कामकाज के तरीके को लेकर दुनिया भर में चर्चा में रही। 2017 में 37 साल की उम्र में जेसिंडा आर्डन न्यूजीलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वो मां बनी और 2018 में वो तब सुर्खियों में आई जब अपनी 3 महीने की बेटी को लेकर वो UNGA में हिस्सा लेने पहुंची। 2021 में जेसिंडा आर्डन को दुनिया की सबसे महान नेता का खिताब मिला। फॉर्च्यून मैगजीन ने दुनिया के महान नेताओं की फहरिस्त में जेसिंडा को पहली रैंक दी। इसकी वजह थी कोरोना से निपटने में उनकी नीतियां। क्राइस्ट चर्च में हुई गोलीबारी की घटना पर संज्ञान लेना, साथ ही व्हाइट आइलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान उनके काम को लेकर वैश्विक स्तर पर काफी सराहना हुई थी। अपने कार्यकाल के दौरान कोरोना की वजह से 2 बार जेसिंडा ने अपनी शादी भी कैंसिल की। राजनीति में दिलचस्पी रखने वाली जेसिंडा आर्डन 2001 में 18 साल की उम्र में न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी से जुड़ी थी।